welcome student in new session 2021 and I am your assistant teacher. I am going to elaborate the next topic. हमने प्रीवियस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो क्लास 9th के लिए फर्स्ट चैप्टर है। डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन राइट हम लोग पढ़ चुके थे पिछले टॉपिक में। पॉलिटिकल सिंबल के बारे में हम लोग समझ चुके थे। टर्निंग टू रिपब्लिक ये हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें हमने देखा कि राजा कैसे सीक्रेट नेगोशिएशन में पर्सिया और पड़ोसी मुल्कों के साथ था। बाद में ये बात जब असेंबली को पता चली तो जो राजा मतलब सैनिक थे राजा के खिलाफ, और वो जो दूसरे देश थे जो राजा के साथ सीक्रेट नेगोशिएशन करके फ्रांस पे दोबारा से मोनार्की रीएस्टैब्लिश करना चाहते थे, उनके खिलाफ जंग शुरू हुई। बहुत सारे लोग गए, मार्सिलीज सॉन्ग गाते हुए गए। बाद में मार्सिलीज को ही नेशनल सॉन्ग बनाया गया। ये सब हम लोग दे चुके थे। जोकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे और जोकोबिन क्लब्स ने क्या किया था, उस समय जो ट्यूलिरीज जो राजमहल था उसमें राजा थे और उसके नौकरशाह थे, सबको कैप्चर कर लिया। ठीक है, उन पे कन्वेंशनल जो चार्ज था वो लगाया गया कॉन्स्पिरेसी का। फिर उसके बाद असेंबली में वोट हुई और जो है सर्वसम्मति से ये चुना गया। जोकोबिन का जो नेता था रॉबिस्पियर, वो गद्दी पे बैठता है। ठीक है, और जैसे ही वो गद्दी पे बैठता है सितंबर 92 को 21 सितंबर 1792 को एस्टेब्लिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर इन फ्रांस एज रिपब्लिक। मतलब जैसे गद्दी पे बैठता है वो कहता है कि हमने मोनार्की को हटा के फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया, गणतांत्रिक बना दिया। ठीक है, लुई 16 जो है जनवरी में उनकी 21 जनवरी 1793 को उनको एक्सिक्यूटेड कर दिया जाता है पब्लिक प्लेस पे। जो प्लेस का नाम है डिला कॉनकॉर्ड, वो जगह है। उसी जगह पे रानी को भी उसके कुछ देर बाद, जब राजा को एक्सिक्यूटेड किया जाता है उसके कुछ देर बाद ही रानी को भी मार दिया जाता है। अब रीजन ऑफ टेरर जो है वो लोग भी हम पढ़ा चुके थे, लेकिन थोड़ा सा उसको हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा देते हैं। 1793 से 94 तक इसका जो है रीजन चला, रीजन ऑफ टेरर, जिसमें इसने गुलेटिन को एक जो हथियार था उसको इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें उसने जितने भी मतलब मोनार्की ग्रुप से लोग थे, चाहे वो नोबल्स थे, प्राइस थे, या जो भी उनके मतलब हिमायती लोग थे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज को, सबको जेल में डाल दिया और बहुत सारे लोगों को गुलेटिन चढ़वा दिया। उसने और भी बहुत सारे क्या किया था, मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेज एंड प्राइसेस। उसने दाम फिक्स कर दिए कि कितना ज़्यादा मैक्सिमम वेज कितना मिल सकता है और वस्तुओं के दाम कितने हो सकते हैं। उसको किसानों के लिए भी अनाज के दाम फिक्स उसने कर दिया कि कितने अनाज पे, कितने दाम पर अनाज को सरकार को आप बेच सकते हैं। ठीक है, उसने मतलब एक बैरियर लगा दिया। ठीक है, उसने बहुत सारे चीज़ किए। मीट एंड व्हीट ब्रेड जो था उसको रेशनाइज कर दिया। ठीक है, अब ठीक है, एक्सपेंसिव जो व्हीट फ्लोर था, जो महंगा था, उसको मतलब फॉरबिडन कर दिया, हटा दिया, और एक कॉमन व्हीट जो है मतलब फ्लोर जो है वो एस्टेब्लिश करवाया ताकि सब लोग में इक्वलिटी वाला भाव आ सके। ऐसा कुछ काम किया था। ठीक है, अब उसने मतलब इतनी जोर ज़बरदस्ती से, मतलब इतना मतलब कड़ा नियम बना दिया कि उसके फैमिली कह रहे हैं, उसी के पार्टी के लोग त्राहिमाम करने लगे और बाद में वो भी गुलेटिन चढ़ा दिया गया कोर्ट के द्वारा 1794 तक। यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं, हमने थोड़ा सा रिकैप करवाया। ठीक है, आज हमने पढ़ना है डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस। डायरेक्टरी रूल कैसे लगा, ये क्या होता था। ठीक है, वोमेन एंट्री, वोमेन ने मूवमेंट में पार्टिसिपेशन क्यों 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 किया और उनका क्या मोटिव था। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी जो है वो कैसे हटाई गई, गुलामी प्रथा जो है वो कैसे हटाई गई, ये कब से कब तक चला। ठीक है, इसके क्या मतलब कंसिक्वेंसेस थे और ये कब कैसे हटा। ठीक है, और उसके बाद रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ हम देखेंगे और उसके बाद कंक्लूजन करके ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो जो मेन टॉपिक है आज डायरेक्टरी रूल, वो कैसे काम करता है इसको हम लोग समझते हैं। जब जोकोबिन क्लब्स का जो नेता था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, जब वो गद्दी से हटा, यानी उसको एक्सिक्यूट किया गया, जब मार दिया गया, उसके बाद जो वेल्थियर लोग थे, ठीक है, थर्ड स्टेट मिडिल क्लास के जो वेल्थियर लोग थे, उन्होंने पावर को सीज कर लिया।
ठीक है। पावर को सीज करने के बाद आप जानते हैं कि ऑलरेडी नेशनल असेंबली चल रही थी, तो उसमें 2 क्लब बनाए, 2 मतलब लेजिस्लेटिव थे, ठीक है। अब ठीक है, ये जो मेंबर था, लेजिस्लेटिव काउंसिल था, वो उसने 5 मेंबर बनाए, ठीक, जो वो सरकार चला सके। अब ये 5 मेंबर में आपस में बनती नहीं थी, हमेशा से क्लैशेज होना चाहते थे और एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप करने की कोशिश में, पावर को क्रॉस कटिंग करने के चक्कर में लगे रहते थे ये दोनों, ठीक है, लेजिस्लेटिव। अब इस सिचुएशन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो देश में सर्वव्यापी हो गया, मतलब कि राजनीतिक अस्थिरता फ्रांस में थी, क्योंकि सरकार जो बनाई गई थी, नेशनल असेंबली ने जो 2 लेजिस्लेटिव हाउस को दिए थे पावर, ठीक है, अब वो आपस में मिलके जो 5 मेंबर बनाए थे, डायरेक्टरी रूल चला रहे थे, जो उनसे आपस में बनती नहीं थी, ये हमेशा आपस में झगड़ा हो जाते थे। इन्हीं मूर्खों के वजह से जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और डायरेक्टर के बीच में क्लैशेज होने लगे, ठीक है, बट अब उसी समय क्या हुआ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए ही नेपोलियन मिलिट्री डिक्टेटर जो है वो फ्रांस का नया एम्पेयर बनता है, खुद ही क्राउनिंग कर लेता है अपने आप को कि मैं ही फ्रांस का अब राजा हूँ। ऐसे जो है ये जो डायरेक्टरी रूल था फ्रांस में, वो 1904 से 1794 से लेकिन 1804 तक चला था, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि डायरेक्टरी रूल क्या था, कि नेशनल असेंबली के द्वारा जो है मिडिल क्लास ने पावर को सीज किया था। पावर को सीज करने के बाद एक 2 मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए, उस काउंसिल से 5 जो है डायरेक्टरी रूल चलाते थे। अब इन दोनों काउंसिल में आपस में बनती नहीं थी, इस वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तय मतलब आ गई, स्थिति आ गई फ्रांस में। और उसके बाद तुरंत ही नेपोलियन ने जब देखा कि सरकार ढुलमुल हो गई है, सरकार चल नहीं रही है, तो उसका वीकनेस का पूरा फायदा नेपोलियन उठाता है और गद्दी पे काबिज हो जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वोमेन्स एंट्री, वोमेन इन एंट्री। वोमेन का क्या पार्टिसिपेशन रहा मोबिलेशन में, वो किस चीज़ के लिए मतलब रेवोल्यूशन कर रही थी, तो उनके तो उन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया। जब मार्शलिज, जब फ्रांस जो है, जब राजा ने सिगरेट नेगोशिएशन में था और पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जब जंग शुरू हुई, ठीक है, उस समय जितनी भी औरतें थी उन्होंने घर को चलाया। सारे लोग तो युद्ध में चले गए थे, तो घर का जितना भी काम था, बच्चों को पढ़ाना, परिवार का पालन पोषण करना, ये सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। खेती गृहस्थी जो भी था, इंटरनल घर का काम, वो सब ये करती थी, क्योंकि मेन लोग तो बेसिकली गए थे जंग में। अब इस वजह से इनका पार्टिसिपेशन भी सारे में लगभग समान रहा। ये लोग भी उतना ही मतलब एफर्ट के साथ मूवमेंट को लीड किया जितना सभी लोग करते थे, तो इनका कंट्रीब्यूशन भी मूवमेंट में हर जगह था, लेकिन इसको काउंट नहीं किया गया। जब नेशनल असेंबली बनाई गई, इनका बहुत रोल रहा पीछे भी, लेकिन जब नेशनल मतलब असेंबली बनाई गई, ठीक है, तो उनको मतलब वो सारे अधिकार जो उनको चाहिए थे, जैसे राइट टू वोट का अधिकार जो है उनको नहीं मिला। तो पहले हम इस पे तो आएंगे, पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि उनको क्या क्या नहीं था, सुविधाएं क्या क्या नहीं थी। मोस्ट वुमेन हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, बहुत सारे औरतों को, ठीक है, एजुकेशन नहीं हासिल होती थी, ना ही जॉब ट्रेनिंग दिया जाता था। पढ़ते लिखते कौन थे, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो वेल्थियर पर्सन की बेटियां होती थी वहीं पढ़ती थी, ठीक है, और जो मिडिल क्लास था उसमें जो वेल्थियर लोग थे उनकी जो बच्चियाँ थीं, लड़कियाँ थीं, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थीं। बेसिकली ये घर का काम करती थीं, सिलाई या फिर फल और सब्जियाँ बेचने का काम, ये सारा काम जो है मिनिमम जो हाउस होल्ड है ये सब काम सिखाया जाता था, और एक मतलब पिता के मर्जी के अनुसार इनको शादी करना पड़ता था, ठीक है। वेजेज भी जो था इनका, मजदूरी जो दर था, वो भी औरतों मतलब मर्दों के मुकाबले, पुरुष के मुकाबले औरतों के बहुत कम होते थे, ठीक है। तो जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उस दौर में लगभग 60 से ज़्यादा ऐसे क्लब बनाए गए, 60 क्लब बनाए गए, जहां औरतों की हितों की बात की जा रही थी कि हमें अपने राइट्स चाहिए, हमको भी समाज में समान नागरिकता के साथ जीने का अधिकार है,
हमको भी स्कूली शिक्षा मिलनी चाहिए, जॉब ट्रेनिंग दिलवाना चाहिए, मतलब हमको भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इन सब बातों पे चर्चा होती थी इन सब क्लबों में। और उस समय फ्रांस में इनकी इस तरह के क्लबों की संख्या कम से कम 60 थी। ठीक है, उसमें से कुछ फेमस क्लब का नाम मैं बता देता हूँ। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये इस तरह के क्लब्स थे, जिसमें से ये जो है द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये बड़ा फेमस रहा। ठीक है, डिसअपॉइंटेड क्यों हुई थी, मतलब इनका नाखुश होने का क्या मतलब था कि 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो रिड्यूस देम टू द पैसिव सिटीजन, इनको पैसिव सिटीजन में रखा गया था। आपको याद है कि एक्टिव और पैसिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन को वोट देने का अधिकार था जबकि पैसिव सिटीजन को नहीं था, तो इनको पैसिव सिटीजन में रखा गया था। और ये डिमांड इनकी क्या थी, राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड, होल्ड द पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड गेट रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट। ये चाहती थी कि हमको भी वोट देने का अधिकार मिले, इनको भी प्रतिनिधित्व अपने आप का करने का अवसर मिले, पॉलिटिकल जो ऑफिस है उसमें इनकी भागीदारी और सहभागिता रहे, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में इनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये डिमांड थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस समय जब रीजन ऑफ टेरर का समय आया, आतंक का काल जब आया रॉबेस्पियर के समय में, तो न्यू गवर्नमेंट ने जो लॉ इशू किए, उस लॉ के अनुसार जितने भी पॉलिटिकल वुमेन्स क्लब थे उन सबको क्लोज कर दिया गया, बैन कर दिया गया। और पॉलिटिकल एक्टिविटी में तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल सिस्टम था, अगर जो पकड़ लिए जाते उनको जेल में डाल दिया जाता, बहुत परेशान किया जाता था। तो इस वजह से औरतों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा अपने राइट्स को लेके। आखिरी जब उनको अंततः जो है राइट टू वोटिंग का अधिकार जो है फ्रांस में 1946 में मिला। सोचिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ, 1789 से, यानी लगभग 150 साल उन्होंने, 150 से 200 साल जो है 175 या 65 कह लें ईयर्स तक उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाके उनको वोटिंग का अधिकार मिला अंततः 1946। इस रेवोल्यूशन में एक बड़ा ही प्रमुख भूमिका मतलब निभाई, जिनका नाम है, मतलब वुमेन्स मूवमेंट में उनका नाम है ओलंपस डी जॉक्स, ओलंपस डी गूज। ये थी एक वुमेन रेवोल्यूशनरी, ओलंपस डी गूज। अब ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी वुमेन की रेवोल्यूशनरी की, जिन्होंने 1791 में बहुत सारी किताबें लिखी, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, ये उनकी एक बुक थी। उसमें उन्होंने अपोज किया था जैकोबिन क्लब्स को, जो उस समय रूलिंग पावर में था। ठीक है, गवर्नमेंट को फोर्सफुल, बहुत ज़ोरदार तरीके से बाद में इनको भी क्या किया गया, एक्सिक्यूटेड कर दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि औरतों का भी योगदान रेवोल्यूशन में रहा, वो अपने लिए भी लड़ी बाद में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। ये क्या है, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी का मतलब दास प्रथा या गुलामी प्रथा का अंत। तो बहुत 17वीं शताब्दी से फ्रांस में गुलामी सिस्टम जो है, मतलब स्लेव सिस्टम जो है चल रहा था। 17वीं शताब्दी से ये शुरू था और तब से ये चल रहा था। ठीक है, जो बेसिकली सोशल रिफॉर्म्स तो जैकोबिन क्लब्स ने भी किए थे, सामाजिक कुछ उत्थान काम किए थे। उसमें से एक ये भी था कि उसने ये एवोल्यूशन मतलब स्लेवरी सिस्टम को इसने ही हटाया था। ठीक है, जो फ्रेंच कॉलोनीज थी, कहता है एफर्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म ऑफ जैकोबिन इन फ्रांस कॉलोनीज इन कैरेबियन, मोंटेनिक्यू, ठीक है, गोडलैप एंड सन डिमिंगो। यहाँ से क्या लाया जाता था, तंबाकू, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी। और यहाँ जो अफ्रीका में कॉलोनी थी फ्रांस की, वहाँ पे ये सारी चीज़ें उगाई जाती थी और उनको गुलाम बना के रखा गया था कैरेबियन लोगों को। और ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम चलता था, ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। ये स्लेव ट्रेड जो था, गुलामी प्रथा, ये 3 देश के लोग करते थे। वहाँ बेसिकली अफ्रीका से गुलाम खरीद के लाए जाते थे और ये यूरोप में, अमेरिका में बेच दिए जाते थे। ठीक है, ये जो थे फ्रेंच जो मर्चेंट थे, सेल्ड फ्रॉम पोर्ट ऑफ बोर्डेक्स एंड नांतेस, ठीक है, टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट द स्लेव फ्रॉम द लोकल चीफ्टन। ये फ्रांस के मर्चेंट जो थे, व्यापारी, वो बोर्डॉक्स और
नानतेज से जाते थे अफ्रीकन कोस्ट तक, वहाँ से वो लोग स्लैब खरीदते थे, फिर लाके वो प्लांटेशन ऑनर को बेच देते थे। प्लांटेशन का कान टी कॉफ़ी और चाहे वो माइंस वगैरह फैक्ट्रीज वगैरह में उनको बेच दिया जाता था, स्लैब्स को बेच दिया जाता था। और 3 महीने के वियोगा पर रखा जाता था। जब वो लोग आते थे उस समय नाव वगैरह से लिया जाता था, वियोगा कहते हैं ट्रेवल इन सीज। तो 3 महीने तक इनको समुद्र मतलब वो वियोगा पे रहते थे। वहाँ से जब ये आते थे तो प्लांटेशन ऑनर को मतलब बेचा जाता था। कन्वेक्शन जो लगाया गया, एक समिति बनाई गई 1794 पे लेजिस्लेचर के द्वारा, जो रॉबेस्पियर उस समय रीजन में चल रहा था। उसने क्या किया, सेट देम ऑल फ्री, मतलब क्या किया, लेजिस्लेटर टू फ्री ऑल स्लैब्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पैशंस, ठीक है, पोजीशंस, सॉरी, जितने भी कॉलोनीज थे जिसपे फ्रांस का अधिकार था, ठीक है, जहाँ जहाँ इसकी कॉलोनीज थी, खासकर अफ्रीका में, वहाँ जितने भी स्लैब्स थे, गुलाम थे, एक समिति के द्वारा 1794 में यानी 1794 में इन सबको आज़ाद कर दिया जाता है। ये थोड़े समय के लिए हुआ था। जैसे ही नेपोलियन आता है दोबारा से स्लैब सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस कर देता है। मतलब बहुत मुश्किल से वो थोड़े समय के लिए हो पाई थी। जो नेपोलियन के आते हैं दोबारा से स्लैब सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। फाइनली अगर हम बात करें कि कब जाके ये ख़त्म हुआ स्लैब सिस्टम, तो वो 1848 में, क्योंकि 1848 तक स्लैब सिस्टम जो था वो पूरी तरह ख़त्म हो गया था और बाद में इसको पूरी तरह से एबोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। अब ये चीज़ था कि कैरेबियन पार्ट में ही स्लैब्स को क्यों बनाया जाता, क्योंकि वो बड़े मैस्कुलिन होते थे, ठीक है, फिजिकल फिटनेस उनकी काफ़ी मजबूत होती थी और वर्किंग कैपेबिलिटी जो है काफ़ी फास्ट था, क्योंकि वो बड़े लंबे होते हैं, मैस्कुलिन होते हैं, मसल्स पावर उनकी होती हैं, काफ़ी वो एफर्ट करते हैं काम करते समय, तो इस वजह से उनको स्लैब बनाया जाता था, ठीक है, चाहे वो प्लांटेशन में हो या बोट्स पे हो, सीप्स पे हो, जहाज़ों में हो, वहाँ पे चप्पू चलाने का काम, ये सारा चीज़ इनसे कराया जाता था। तो 1848 में इनको भी पूरी तरह से फ्रेंच कॉलोनीज ने मतलब स्लैब सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। अब आते हैं रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। जब रेवोल्यूशन हुआ हर एक आदमी उसमें पार्टिसिपेशन किया था। ये आखिरी टॉपिक है इस लेसन का, इसके बाद ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। तो रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, हर एक आदमी का क्या योगदान रहा, हर एक आदमी अपनी लिबर्टी चाहता था। राजशाही का जो एब्लूसिटी मतलब एब्सोल्यूट डेपोटिज्म सिस्टम था उससे लोग त्राहिमाम थे। तो लोग क्या मांग कर रहे थे, एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप को, पहला कि जो राजशाही जो लादा गया है पेपर के ऊपर, मीडिया के ऊपर, उसको हटाया जाए यानी एबोलिश किया जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच की मतलब घोषणा हो, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच रहे, लोग क्रिटिसाइज करना चाहे तो कर सकें, लोगों के पास अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। फ्रीडम ऑफ प्रेस, जब फ्रीडम ऑफ प्रेस हुआ तो उस समय बहुत सारे न्यूज मीडिया नाटक पम्फलेट के माध्यम से लोगों के अधिकारों और उनके हितों की बात की जाने लगी। ये सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा, गाँव तक भी गया, ठीक है, गांव में लोग भी पढ़ने लगे और समझने लगे कि सरकार क्या होती है, कैसे चलती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या लोगों का दायित्व है। तो ये शुरू हो चुका था, ठीक है, और हर एक आदमी इसमें पार्टिसिपेशन किया भी था, जिसका अंततः ये हुआ कि फ्रांस जो है रिपब्लिक बना, बाद में फिर मोनार्की हुआ, फिर उसके बाद दोबारा से आज़ाद हो गया यानी डेमोक्रेसी में आया, ठीक है। तो कंक्लूजन हम देखते हैं, निष्कर्ष। कंक्लूजन ये था कि 1804 में मतलब नेपोलियन खुद को अपना एम्परर बनाता है, मॉडर्नाइजर कहता है, बट मतलब उसने बहुत सारे लॉ इंट्रोड्यूस किए थे, प्रोटेक्शन प्राइवेट प्रॉपर्टी को कहा था कि रख सकते हैं, यूनिफॉर्म सिस्टम, मतलब एक चीज़ और किया था, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट को लाया था, जो एक ही हो, मेजरिंग नाप तौल की एक ही क्वांटिटी होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए। और डेसिमल सिस्टम को उसने इंट्रोड्यूस कराया था, जो दशमलव पद्धति है फ्रांस में, उसने इंट्रोड्यूस कराया था। इनिशियली वो सीन देखा गया, उसको देखा गया कि एज ए मॉडर्नाइज़र है, मतलब आधुनिक चीज़ें करेगा फ्रांस के लिए, लेकिन बाद में उसने क्या किया, डिक्टेटर बना और लोगों को ज़बरदस्ती मतलब फोर्स में भर्ती करने लगा, क्योंकि उसको यूरोप का बादशाह बनना था। जो वाटरलू के युद्ध में उसका सपना टूटा और वो हार गया, फिर मारा भी गया।
टीपू सुल्तान और राजा राम ऐसे दो एग्जाम्पलर्स थे, जो ऐसे दो व्यक्ति थे जो इंडिविजुअल इस आइडिया को रिस्पॉन्ड किए थे। जो फ्रांस में घटित हो रहा था उस समय हमारे यहाँ जो दो लोग थे, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, जो इस आइडिया को रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, राजा राम मोहन राय इंस्पायर भी हुए थे बाय न्यू आइडिया फ्रेंच रेवोल्यूशन। लेटर जुलाई रेवोल्यूशन ही इन्वेस्टिगेटेड टू विजिट द विट्स बाय फ्लाइंग रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर। मतलब उन्होंने देखा था और उस आइडिया को रिस्पॉन्ड भी किया था कि जो आइडिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो कैसे रहा, मतलब कैसा था और उसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो ये लेसन हुआ ख़त्म। जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आप हमसे पूछेंगे। ऑलरेडी PDF आपको भेज दिया गया होगा। जहाँ दिक्कत होगी वहाँ आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और जब क्लासेस एक्चुअल में शुरू हो जाएंगी तो जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म कर पाएंगे। और उस समय जो प्रॉब्लम है मतलब आपकी होंगी उस समय हम देखेंगे। फ़िलहाल आप अभी भी कह सकते हैं अपने मतलब वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि मुझे मैं जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। मैं क्वेश्चन बनाने के लिए दूंगा, इंटरनल क्वेश्चन भी होंगे इसके, वो आप फेयर करते रहेंगे। आप इसका क्वेश्चन आंसर बनाइए। और थैंक यू। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। थैंक यू।